Myself Sarika Sharma, Dr. Sarika Sharma, Assistant Professor B.Ed Department, Ismail National महिला पीजी कॉलेज मेरठ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि ब्लैक बोर्ड एक बेसिक नीड है हमारी एजुकेशन की। हम सबने जो अपनी पढ़ाई शुरू की है, अपनी जो एजुकेशन शुरू की है, वो हमने ब्लैक बोर्ड से ही शुरू की। अब्दुल कलाम आजाद का एक बहुत अच्छा सा कोट है, ब्लैक कलर इज सेंटिमेंटली बैड बट एवरी ब्लैक बोर्ड मेक्स द स्टूडेंट्स लाइफ ब्राइटर। व्हाट अ इंप्रेसिव लाइन्स। हम ब्लैक कलर को बड़ा नेगेटिव और बड़ा खराब मानते हैं, शुभ नहीं मानते, अशुभ कलर मानते हैं। लेकिन ये ऐसा ब्लैक बोर्ड है या ऐसा कलर है ब्लैक बोर्ड का जो कि हमारी एजुकेशन को आगे बढ़ाता है, हमारी लाइफ को फ्रूटफुल बनाता है। इसलिए मुझे ये कोट बहुत अच्छा लगता है। अगला है, एक और कारण था इस टॉपिक को सेलेक्ट करने का कि मेरी निगाह में ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में हर टीचर को निपुण होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो कि बेसिक है एक टीचर को अच्छा टीचर बनने के लिए। अब आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग स्किल। सबसे पहले तो हम ये जाने कि टीचिंग स्किल क्या होती है, शिक्षण कौशल क्या होते हैं। शिक्षण कौशल का प्रयोग हम जब भी कक्षा अध्यापन करते हैं, वो चाहे हम प्राइमरी कक्षा को पढ़ाएं, चाहे द्वितीयक कक्षा को पढ़ाएं, चाहे हम उच्च कक्षाओं को पढ़ाएं, इन तीनों ही कक्षाओं को पढ़ाने के लिए हमें शिक्षण कौशलों की आवश्यकता होती है। ये पासी की एक डेफिनेशन है कि टीचिंग स्किल्स आर ए सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट्स ऑफ बिहेवियर परफॉर्म विद द इंटेंशन टू फैसिलिटेट प्यूपिल लर्निंग। टीचिंग स्किल्स हैं क्या? ये एक तरीके से हमारा टीचिंग एक्ट्स हैं। ये टीचर का एक बिहेवियर है जो कि एक कक्षा में होता है बच्चों से इंटरैक्ट करने के लिए और नॉलेज शेयरिंग के लिए। हम अपनी बात को कितनी इफेक्टिवली, कितने कम समय में बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हम शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं। और ऐसे बहुत सारे शिक्षण कौशल हैं, हर एजुकेशनिस्ट ने अलग अलग बताए हैं शिक्षण कौशल, लेकिन मैंने पासी के लिए हैं और पासी ने ये 13 शिक्षण कौशल बताए हैं जिनका कि हम सामान्यतः कक्षा को पढ़ाते समय उपयोग करते हैं। पहला है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जब भी हम कक्षा को पढ़ाने जाते हैं उससे पहले हमें कुछ उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं। ये उद्देश्य होते हैं कि हम किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा टीचिंग कंटेंट क्या है, या इस कंटेंट से कौन से ऑब्जेक्टिव की पूर्ति हो सकती है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको लिखना भी अपने आप में एक कला होती है। हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को ही लिखते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, एक जनरल होते हैं और एक विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, यानी ये एक तरीके से हमारे प्रोग्राम निर्धारित होते हैं। मान ली बीएड का है तो बीएड के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो अलग होंगे, बीकॉम वालों के अलग होंगे, बीए वालों के अलग होंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जनरल होते हैं ये अलग अलग होते हैं प्रोग्राम वाइज। लेकिन ये जो स्पेसिफिक होते हैं ये स्पेशली जो होते हैं हमारे कंटेंट बेस्ड होते हैं। आज हम क्या पढ़ा रहे हैं, इस कंटेंट का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक, ये स्पेशली जो होते हैं वो कंटेंट बेस्ड होते हैं, विषय वस्तु के आधार पर होते हैं, और इनको लिखना अपने आप में एक कला होती है। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर कट हैं तो हमारी स्वाभाविक सी बात है कि हमारी टीचिंग भी होगी वो उसी डायरेक्शन में जाएगी और उतनी ही प्रभावी भी होगी। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। हम क्लास में जब जाते हैं तो बच्चे को सबसे पहले पाठ से परिचय कराते हैं कि आखिर हम आज बच्चे को पढ़ाने क्या जा रहे हैं, या बच्चों को आज क्या पढ़ना है। इसके लिए एक पूरी की पूरी स्किल बनी हुई है, इंट्रोडक्शन स्किल, और उसमें हम बच्चे को पाठ पर लाने के लिए सबसे पहले बहुत साधारण तरीके का, एक सामान्य तरीके का प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद उससे जटिल, उससे जटिल, उससे जटिल, यानी प्रश्नों का जो निर्धारण किया जाता है वो सरल से जटिल के क्रम में किया जाता है, और जो आखिरी प्रश्न होता है वो इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि हम बच्चे को बिल्कुल उसी टॉपिक से कनेक्ट कर दें।
या बच्चा वहीं आकर रुक जाए। इससे दो फायदे होते हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चा क्लास में एकदम से भयभीत नहीं होता है कि ये प्रश्न का उत्तर उसे आता है कि नहीं आता है, यानी सरल प्रश्न आपने पहले पूछ लिया है तो बच्चे का आपसे रैपट अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाता है और वो आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है, तत्पर हो जाता है, रेडी हो जाता है। आखिरी प्रश्न से ये जो पूरा पहले प्रश्न से आखिरी प्रश्न का जो क्रम चलता है, इसमें हमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का भी पता चलता है कि बच्चे को आखिर इस टॉपिक से रिलेटेड पूर्व ज्ञान कितना है। बच्चे का जहां तक ज्ञान है उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो रिपीटिशन हो जाएगा। हमारी आवश्यकता होती है हमें उससे आगे के पढ़ाने की। तो हम अपना जो पाठ का निर्धारण करें वो उससे आगे का करें जहां से बच्चे ने नहीं सीख रखा है। तो इससे हमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन है, इससे हमें दो लाभ होते हैं। पहली बात, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का पता चल जाता है, पूर्व ज्ञान का पता चल जाता है। दूसरी चीज, बच्चों के साथ में रैपट का एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरा है फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न कई बार ऐसा होता है कि एक ऑर्डर में ही होते हैं, सरल से जटिल की ओर प्रश्न होते हैं, और कई बार ये क्रम जो होता है वो टूट जाता है क्योंकि अध्यापक को वो बीच में प्रश्न नहीं याद रहते हैं या वो सीक्वेंस बिगड़ जाती है, ये भी होता है। तो ये एक अपने आप में कला है कि प्रश्न आप जब पूछें तो पहला प्रश्न दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा प्रश्न तीसरे से कनेक्ट होना चाहिए, और ये प्रश्न जो है वो एक फ्लुएंसी के रूप में आए, प्रभाव के रूप में आगे आए। ऐसा ना हो कि आप पहला प्रश्न पूछकर खड़े हो गए क्लास में ब्लैंक और पता चला बच्चे आपका मुंह देख रहे हैं, आप बच्चों का मुंह देख रहे हैं। तो जो भी आप क्वेश्चनिंग कर रही हैं वो फ्लुएंसी के आधार पर होनी चाहिए और बच्चों के उत्तरों के आधार पर होनी चाहिए। बच्चों का उत्तर जैसा हो अगला प्रश्न उसी के अनुरूप होना चाहिए। ये अपने आप में प्रश्न पूछना भी अपने आप में एक कला है जो कि इसके अंतर्गत आती है। अगला है प्रूविंग क्वेश्चंस। प्रूविंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि बच्चों से निकलवाए जाते हैं, बच्चों की समझ के आधार पर निकलवाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं और इनको बनाना, पूछना, ये सब अपने आप में कला है। अगला है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। हम क्लास में जो भी लेक्चर देते हैं वो लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसमें बंधा रहे। ऐसा ना हो कि आप खुद भी डायग्रेस हो जाए, विषय से हट जाएं और बच्चों का ध्यान भी उधर उधर भटक जाए। इसलिए जो भी आप लेक्चर दें वो सारगर्भित होना चाहिए, कम शब्दों में अधिक सूचना देने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, वो इतना सरल भाषा में, सरस भाषा में होना चाहिए कि बच्चों की वो पूरी समझ में आए। तो ये एक अपने आप में पूरा कौशल है। हर आदमी को व्याख्यान देना नहीं आता। कई बार बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं लेकिन उन्हें व्याख्यान देना नहीं आता, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको नॉलेज ज्यादा नहीं होती है, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन जो व्याख्यान देते हैं वो बड़ा प्रभावी देते हैं, लोगों को बांधे रहते हैं। ये अपने आप में एक कौशल है और हम इस कौशल को इसमें एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर शार्प करते हैं। अगला है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। इसका मतलब है कि अगर आपको बच्चों के सामने कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो वो आप एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देना भी अपने आप में एक कौशल है। एग्जाम्पल हमेशा रियल लाइफ से देना चाहिए और जिस कंटेंट को या जिस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करना चाह रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम्पल देने का कोई मायने नहीं रहता है, बच्चों को उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो एग्जाम्पल, आप जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें उसको एग्जाम्पल से क्लियर करें और एग्जाम्पल बहुत सटीक होना चाहिए, बच्चों की बिल्कुल समझ के या रियल लाइफ के अनुरूप होना चाहिए। अगला है स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन शब्द से ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट के हम वेरिएशन की बात कह रहे हैं, उसके परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उद्दीपन परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस उद्दीपन में बहुत सारी चीजें हैं। ऑब्जेक्ट्स भी हैं। हम क्लास पढ़ाते समय सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं और जिस सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं उस सहायक सामग्री, कई बार ऐसा होता है एक ही कॉन्सेप्ट के लिए हम कई सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम एक सहायक सामग्री के बाद दूसरी सहायक सामग्री को बच्चों के सामने डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो प्रस्तुत करना, वो प्रस्तुतिकरण भी अपने आप में कला है। तो ये तो होता ही होता है, साथ में हमारे जेस्चर्स में जो परिवर्तन आ रहा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में जो परिवर्तन आ रहा है, हम बोलते समय बीच में जो पॉज देते हैं उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, तो स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर ये सब चीजें आती हैं। केवल टीचिंग एड के परिवर्तन ही नहीं आता, किसी ऑब्जेक्ट का वेरिएशन ही नहीं आता, हमारे अपने बोलने में परिवर्तन, हमारी भाषा में परिवर्तन, हमारे
कहना चाहिए मेथड में परिवर्तन, हमारी टेक्निक में परिवर्तन, ये सारे के सारी चीजें जो है वो स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर आती हैं। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब सिर्फ आप उससे ना लें कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को बदलने से ही इसका मतलब होता। अगला है साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज। चुप रहना, और हम कुछ बच्चों को पढ़ाते समय कुछ नॉन वर्बल क्यूज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार गुस्से में भी बच्चों को देखते हैं, कई बार शांत होकर बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। ये कक्षा में कुछ इस तरीके की गतिविधियां होती हैं जो कक्षा नियंत्रण के लिए भी अच्छी होती हैं, और कुछ बच्चों के बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी होती हैं। तो ये जो साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ये भी अपने आप में कौशल है जो कि हम टीचिंग स्किल्स के अंदर सीखते हैं। अगला है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन। ये स्किनर ने कॉन्सेप्ट दिया था, और इस कॉन्सेप्ट में पुनर्बलन से मतलब होता है कि जो बच्चे को प्रेरित करे। दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हम बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर हमें बच्चे को और आगे करने के लिए प्रेरित करना है तो हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। अगर हमें बच्चे के बिहेवियर में, अवांछित बिहेवियर में कोई संशोधन करना है, कोई करेक्शन करना है, तो हम फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे। कक्षा में हम पुनर्बलन का प्रयोग भरपूर मात्रा में करते हैं। हमने प्रश्न पूछा, बच्चे ने सही जवाब दिया। अगर बच्चे ने सही जवाब दिया तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम बच्चे का मनोबल बढ़ाएं, उसको प्रोत्साहित करें, और ऐसा हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के माध्यम से करते हैं। ये अपने आप में एक कौशल है जो कि इन टीचिंग स्किल्स के अंदर आता है। अगला है इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। बच्चों का पार्टिसिपेशन कक्षा में बढ़े। आप जो कक्षा को पढ़ा रहे हैं उस कक्षा में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लें, आपकी बात को ध्यान से सुने, आपके पूछे गए प्रश्न का रेस्पॉन्स दें। ये सारा का सारा जो है वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन में आता है, और ये भी अपने आप में कला है जिसके माध्यम से आप बच्चों को कक्षा में बांधे रहते हैं, उनके पार्टिसिपेशन को बनाए रखते हैं। अगला है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। हमने ब्लैक बोर्ड राइटिंग ही लिया है। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग अपने आप में एक स्किल है, कौशल है। हर आदमी को ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना, सही प्रयोग करना नहीं आता है, और इसको हम कहना चाहिए मांझ सकते हैं, इसमें दक्षता हासिल कर सकते हैं और एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं अगर हम इसका सही उपयोग करें तो। अगला है अचीविंग क्लोजर। अचीविंग क्लोजर का मतलब है कि हम जो भी लक्ष्य लेके चले हैं उसके हम अधिक पास पहुंचे, उस लक्ष्य को हासिल कैसे जल्दी से करें, ये भी एक हमारा उद्देश्य होता है, और ये एक अपने आप में कौशल है जिसको कि हम टीचिंग स्किल में लेते हैं। अगला है रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर। बच्चों का व्यवहार क्लास में जब आप पूरे आधा घंटा या पौन घंटा जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके बिहेवियर में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। आप पढ़ाते हैं तो कई बार तो वो बहुत ध्यान से पढ़ता है, कई बार उसका ध्यान इधर उधर भी भटक जाता है। एक कक्षा अध्यापन करते समय एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने विद्यार्थी के उस व्यवहार को भी रिकॉग्नाइज करे कि क्या वो आपकी बात पर ध्यान दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, क्लास में उसकी अटेंशन है भी कि नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में कौशल होता है कि हम बच्चे की अटेंशन को लगातार बनाए रखें और उस व्यवहार को पहचाने कि क्या बच्चा चाह रहा है या उसका ध्यान किस ओर भटक रहा है, इस व्यवहार को पहचाने भी। तो ये रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर के अंदर ये भी पूरा टीचिंग स्किल है जिसको कि हम सीखते हैं या जिसकी हम दक्षता हासिल करते हैं। हम जब भी कक्षा अध्यापन करते हैं तो हम कुछ शिक्षा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स। ये जो ऑडियो विजुअल एड्स होती है क्या है? ये है ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कॉन्क्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनामिक। ये किंडर एस जेम्स की डेफिनेशन है। जो सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का जो हम प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग क्यों करते हैं? हम प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे को, हम कॉन्सेप्ट को कम समय में कम शक्ति व्यय करके ज्यादा से ज्यादा बच्चे को समझ में आ जाए। कॉन्क्रीट, मोर रियलिस्टिक,
ताकि बच्चा वो रियल फील करे उस चीज को, एंड मोर डायनामिक, और बच्चा और बेहतर तरीके से उस चीज को समझे। इसलिए हम श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। अब ये कितनी तरीके की होती है? टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कितने तरीके की होती है? पहली है ऑडियो एड्स, वो सहायक सामग्री जिनको कि सिर्फ हम सुन सकते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? कैसेट्स, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, लैंग्वेज लेबोरेटरी, और इनके लिए हम हेडफोन्स, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर्स, कंप्यूटर्स, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिनमें कि हम सिर्फ श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जो हमारी सुनने वाली इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, सिर्फ उनका ही प्रयोग करते हैं, यानी हम अपने कान का ही प्रयोग करते हैं। दूसरे जो तरीके की श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है वो है प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, प्रक्षेपित और बगैर प्रक्षेपित। जो प्रक्षेपित होती हैं उनका मतलब है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जिनको इस्तेमाल करते हैं, और गैर प्रक्षेपित का मतलब होता है कि जिनको कि हम बगैर किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आएगा। और हमारे चार्ट्स लगे हुए हैं, हमारे ग्राफिक्स हैं, ये सब हैं, ये नॉन प्रोजेक्टिव के अंदर आएंगी। प्रोजेक्टेड में कौन कौन आते हैं? पहला है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स एंड ट्रांसपेरेंसीज एंड फिल्म स्ट्रिप्स। नॉन प्रोजेक्टेड में पिक्चर एंड इमेजेस, ग्राफिक्स, रियल मॉडल और क्विजनायर, रोड्स, बोर्ड्स, डिस्प्ले, ये सारे के सारे हमारे जो है वो नॉन प्रोजेक्टेड में आते हैं। फिर आती है हमारी ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं ये वो होती हैं जिसमें कि हमारे कान का और आंख का दोनों का प्रयोग होता है। इसमें कान का होता है, इसमें आंख और कान का दोनों का होता है, इसमें भी आंख और कान का दोनों का होता है। लेकिन इसमें जो है देखिए कौन कौन सी होती है। पहला है कंप्यूटर, वीडियोस, टेलीविजन, मूवीज, यानी हमारी दोनों ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड। आखिर ये ब्लैक बोर्ड क्या है जो कि हम लेकर आज चले हैं टॉपिक। Blackboard word comes from its black color. It has flat surface, feature, and can be a board made of wood or fiber. However, the term today has started changing and is called the chalkboard so long as chalks are being used. Blackboard एक ऐसा बोर्ड होता है जो लकड़ी का भी हो सकता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, फाइबर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, और एक सिंपल बोर्ड होता है जो कि काले रंग का होता है और हम जिस पर सफेद रंग के चौक का इस्तेमाल करते हैं। According to Geoffrey, a blackboard is defined as a flat surface feature. It can be board made of wood, fiber, or sometimes made plastered on the wall of the class. The board is painted black to reflect the white chalks used to write on it. सेम बात उन्होंने कही है, इसमें से थोड़ा सा इन्होंने और स्पेसिफाई कर दिया है कि कई बार हमारे पास बोर्ड नहीं है या हमारे पास फाइबर नहीं है तो हम प्लास्टर करके भी एक बोर्ड का निर्माण कर सकते हैं, उसे काला पोत कर और सफेद चौक का इस्तेमाल करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैट सरफेस होना ज्यादा अति आवश्यक है। द ब्लैकबोर्ड वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स पिलांस 1778 to 1864, हेडमास्टर ऑफ रॉयल हाई स्कूल एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। ये माना जाता है कि स्कॉटलैंड में ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे भारत में उससे पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। देयर आर ऑल्सो द एविडेंस ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ चॉक बोर्ड इन इंडियन स्कूल्स इन द 11th सेंचुरी। हमारे यहाँ 11th सेंचुरी के भी कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं कि हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते थे। जब शिक्षा मठों और मंदिरों में दी जा रही थी तब भी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग हो रहा था। श्यामपट कहते हैं हिंदी में, श्यामपट का प्रयोग हो रहा था। श्याम का मतलब होता है काला रंग, और श्यामपट का प्रयोग हो रहा था और हमारे शिक्षक जो थे इस पर अपना अध्यापन कार्य कर रहे थे। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल। जब हम ब्लैकबोर्ड पर काम करते हैं तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि आते हैं इस स्किल के अंदर, राइटिंग स्किल के अंदर, ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल के अंदर जो तत्व आते हैं इनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए और इनको शार्प करने का हमें अभ्यास भी करना चाहिए, इसमें दक्षता भी हासिल करनी चाहिए। पहला है लेजिबिलिटी।
लेजिबिलिटी का मतलब होता है कि हम जो भी कुछ लिख रहे हैं वो बच्चों की पढ़ने में आना चाहिए। अगर बच्चे आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो बच्चों के पढ़ने में नहीं आएगा तो आपका जो प्रयास है, मेहनत है, वो व्यर्थ जाएगी। तो लेजिबिलिटी होनी चाहिए। आप लिखते हैं कई बार, लेकिन वो इतना चिपका चिपका के लिख दिया कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, ऊंचा नीचा लिख दिया तो भी बच्चे की समझ में आ रहा, आपके जो वर्ण विन्यास है, लेटर राइटिंग है, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ हम लिख रहे हैं लेजिबिलिटी, उसमें लेजिबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। दूसरा है साइज एंड अलाइनमेंट। आप जब श्यामपट्ट पर कार्य करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर काम करते हैं, तो आपकी जो लेटर राइटिंग है, आपके जो वर्ण विन्यास है, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो बच्चों क्लास में पीछे की सीट पर बैठा हुआ है उस बच्चे को भी वो दिखाई दे और उसको समझ में आए। तो साइज, आपके लेख का जो साइज है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कक्षा के हर विद्यार्थी को दिखने और उसको समझ में आए। दूसरा चीज है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है कि आप बिल्कुल सीधी लाइन में लिखें। आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो आपकी जो दूसरी लाइन है वो उसमें चिपक जाएगी, आप आपस में शब्द मिलेंगे, वर्ण मिल जाएंगे और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जो कुछ लिख रहे हैं उसका अलाइनमेंट होना चाहिए, एक लाइन सीध में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप कॉलम में काम कर रहे हैं तो वो कॉलम में भी स्पेसिफाई होना चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए। अगला है हाईलाइट मेन पॉइंट। हमारे जब भी हम ब्लैक बोर्ड पर काम करें तो मेन क्या है उसमें, इस बात पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए। मेन पॉइंट जो आप लिखें उसे अंडरलाइन कर दें, क्योंकि हाईलाइट करने के लिए इसमें हाइलाइटर तो होता नहीं है ब्लैक बोर्ड पर, आपको सिर्फ अंडरलाइन करना होता है और आप अंडरलाइन करने के माध्यम से ही हाईलाइट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप चौक को मोटे चौक से हाईलाइट कर दें या पतली लाइन, मोटी लाइन से हाईलाइट करें या पतली लाइन से अंडरलाइन करें, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन हाईलाइट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप उसे अंडरलाइन कर दें। बहुत कर सकते हैं तो आप कोमा लगा सकते हैं, आप कोमा लगा सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पर हाईलाइट जरूर करें मेन पॉइंट्स के। अगला है यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर स्पेस का प्रयोग कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन पूरा करें। अब पूरा यूटिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोने से कोने लिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना होता है। मार्जिन दाएं और बाएं थोड़ा सा मार्जिन छोड़िए, तब लिखना काम शुरू कीजिए। और ये जब आप क्लास में काम करें तो अगर ब्लैक बोर्ड आपका ऊंचाई पे लगा हुआ है और आपकी हाइट कम है तो आप कक्षा में कूद कूद के काम ना करें। आप नीचे से ही, जहां तक आपका हाथ आराम से पहुंचता है, आप वहीं से लिखना शुरू करें। लेकिन ये ना करें कि आप कूद कूद के ऊपर वाली लाइन को भी, मतलब श्यामपट्ट के ऊंचाई पर भी जाने की कोशिश करें। ऐसा मत करिए, जहां तक आपकी हाइट पहुंचती है आप वहीं से लिखना शुरू करिए। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि इधर दाएं और बाएं मार्जिन जरूर हो और थोड़ा सा नीचे भी मार्जिन रहे। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस होना चाहिए, पूर्ण उपयोग होना चाहिए श्यामपट्ट के स्पेस का, विद मार्जिन जरूर होने चाहिए। अगला है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में जब आप श्यामपट्ट पूरा पढ़ा लेते हैं तो लास्ट में आप ब्लैक बोर्ड समरी लिखें। आपने कौन कौन से मेन पॉइंट पढ़ाए हैं उन सबको श्यामपट्ट पर लिखें। उससे क्या होता है कि कोई बच्चा क्लास में देर से आया है तो उसे कम से कम पीछे वाले पॉइंट पता चल जाए और एक तरह से पूरा रिकॉल हो जाता है बच्चे को। जो भी पूरा क्लास में आपने आज पढ़ाया है वो सारा का सारा रिकॉल हो जाता है समरी के माध्यम से। तो आप ब्लैक बोर्ड समरी जरूर दें बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को आज ये पता चल जाए कि आज आपने कौन कौन से मेन चीज पढ़ाई है और एक संक्षिप्त रूप में आपके पूरे पाठ का प्रस्तुतिकरण हो जाए। अगला है करेक्टनेस। श्यामपट्ट पर कार्य करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आपकी एक स्पेलिंग मिस्टेक क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो वो 50 गुनी हो जाएगी, यानी वो एक आपकी गलती जो है वो 50 बच्चे नोट करेंगे और 50 गुना हो जाएगी। इसलिए श्यामपट्ट पर कार्य करते समय करेक्टनेस का भी ध्यान रखें, यानी सही का भी ध्यान रखें। अगला है पोजीशन ऑफ द टीचर। कक्षा में जब आप श्यामपट्ट पर कार्य करते हैं तो हमेशा अपने एंगल का भी ध्यान रखें। आप बिल्कुल ऐसे भी खड़े होकर ना पढ़ाएं, आप बिल्कुल पीछे करके भी ना पढ़ाएं। आपका जो एंगल होना चाहिए वो 45 डिग्री का इस तरह से होना चाहिए, यानी आपकी श्यामपट्ट पर भी निगाह होनी चाहिए और आपकी कक्षा पर भी निगाह होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप बिल्कुल उल्टा होकर पढ़ाएंगे तो बच्चे जो हैं पीछे क्लास डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप सामने होकर पढ़ाएंगे तो बच्चे आप श्यामपट्ट को नहीं करवा पाएंगे और इसलिए आप लिख ही नहीं सकते। अगर आप सीधा हो जाएंगे तो आप लिखेंगे कैसे? तो इसलिए
आप बिल्कुल सीधे भी ना हो, आप 45 डिग्री के एंगल पर लिखकर आप श्यामपट्ट कार्य करें और साथ के साथ जो भी कुछ आप लिख रहे हैं उसे बोलते रहें। उसका कारण है कि हो सकता है कि आपके पीछे क्लास में जो बच्चा उसकी आई साइट वीक है, तो कम से कम आप जो बोल रहे हैं या कोई शब्द श्यामपट्ट पर आप बच्चे को स्पष्ट नहीं हो रहा है तो कम से कम आपके बोलने से उसको स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब शिक्षक कक्षा में बोलता रहता है तो बच्चे जो होते हैं वो शांत रहते हैं और उनकी ध्यान भी केंद्रित रहता है। अगला है आई कांटेक्ट विद द प्यूपिल। जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर कार्य करते समय बीच बीच में बच्चों पर भी ध्यान रखें। अगर आप बिल्कुल इसमें निमग्न हो जाएंगे ब्लैक बोर्ड कार्य में तो बच्चे जो हैं आपके क्लास डिस्टर्ब करेंगे, इधर उधर भटकने लगेंगे और छोटे बच्चे तो शैतानी भी करने लगते हैं। इसलिए बच्चों से बीच बीच में आई कांटेक्ट बनाए रहें ताकि बच्चों का ध्यान केंद्रित रहे। अगला है नीटनेस इन राइटिंग। ये पहली वाली बात से ही है कि आप जब श्यामपट्ट पर कार्य करते हैं तो उसमें नीटनेस का बहुत ध्यान रखें। आप साफ लिखें, कम लिखें, लेकिन जो हो वो बच्चों के पढ़ने में आना चाहिए, यानी नीटनेस का, स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखें। अगला है ऑर्डरलीनेस इन राइटिंग। जब आप श्यामपट्ट पर कार्य करते हैं तो हमेशा ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो सबसे पहले पढ़ाना है उसको सबसे पहले लें, उसके बाद जो दूसरी चीज पढ़ानी है उसे दूसरी उसमें लिखें, तो ऑर्डर के रूप में काम करना चाहिए जैसा कि आपका पाठ है। अगला है अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये वही बात आ गई कि ऊपर वाली हाईलाइट मेन पॉइंट वाली बात है कि हम जो भी कुछ पढ़ाएं वो बच्चे को अंडरलाइन करते हैं। एप्रोप्रिएटनेस। श्यामपट्ट पर सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ जो मेन चीज है, जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप कोई एलिमेंट्स पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने कंपोनेंट्स पढ़ाए हैं तो कंपोनेंट्स के सिर्फ आप ये पॉइंट लिखें। तो इस तरीके से आप पढ़ें, एप्रोप्रिएटनेस रखें, जो जरूरी हो, उपयुक्त हो, उसी को सिर्फ श्यामपट्ट पर लिखें। अगला है रेलेवेंट एंड एक्यूरेट कंटेंट। आप ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ वही काम करें जो कि आपके पाठ से संबंधित है, अन्य कार्य उस पर ना करें। ब्लैक बोर्ड बनाते समय कई बार शिक्षकों की आदत होती है बोलते समय आप कुछ भी कुछ लिखते रहते हैं, कोई ड्राइव पेन चलाते रहते हैं, चौक चलाते रहते हैं, लेकिन आप सिर्फ श्यामपट्ट पर वही कार्य करें जो कि रेलिवेंट हो। अगला है ब्रीफनेस इन राइटिंग। जो भी कुछ लिखें वो संक्षिप्त शब्दों में लिखें, ज्यादा ना लिखें। अगला है डायग्राम ऑन ब्लैक बोर्ड इन लेफ्ट साइड। जो भी आप डायग्राम बनाते हैं वो लेफ्ट साइड में बनाएं, राइट साइड में ना बनाएं। ये एक ब्लैक बोर्ड का तरीका है। उसके बाद है क्लीनिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड। आप ब्लैक बोर्ड की जो सफाई करते हैं, आप अपने पाठ संपन्न होने के बाद जो ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं तो उसमें ब्लैक बोर्ड कभी भी ऐसे नहीं करना है, आपको बाएं से दाएं नहीं करना है, आपको ऊपर से नीचे करना है ताकि डस्ट जो है वो सारी की सारी नीचे जाए। अब आता है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। हम ब्लैक बोर्ड पर ये काम कर सकते हैं, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अटेंशन दे सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप दे सकते हैं। हम इन चीजों का ही सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर उपयोग कर सकते हैं और हमें काम नहीं करना है। अब आता है एडवांटेज ऑफ चॉक बोर्ड। हम क्या क्या फायदे हैं ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल करने के। मैंने पहले ही बताया कि ब्लैक बोर्ड एक ऐसा संसाधन है शिक्षा में जो कि चीपेस्ट है, इजीएस्ट है कि हम इसका उपयोग करते हैं। चॉक ऑफर्स अ स्टार्क कंट्रास्ट ऑन बोर्ड्स। चॉक से जब हम लिखते हैं तो वो काले ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत ही अच्छी लुक देता है और बच्चों को बिल्कुल दिखने में आसानी से दिख जाता है। चॉक कैन इजीली बी इरेज्ड विद वाटर। चॉक को साफ करना बड़ा आसान है। हम सीधे पानी, कोई गीला कपड़ा ले हम उससे भी साफ कर सकते हैं, तो इसको साफ करना बहुत आसान है। चॉक बोर्ड फॉस्टर गुड पेनमैनशिप। जिन लोगों को ब्लैक बोर्ड पर बढ़िया लिखना आता है वो पेन से भी बहुत अच्छा लिखते हैं, यानी राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए ब्लैक बोर्ड पर काम करना बहुत फायदे की चीज है। इसलिए अगर आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर उसकी प्रैक्टिस करें। ईजियर टू ड्रॉ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस विद चॉक देन विद व्हाइट बोर्ड मार्कर्स। हम व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसमें चॉक का भी और व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइंस बना सकते हैं, यानी आप डायग्राम वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाते हैं। अगला है चॉक रिक्वायर नो स्पेशल केयर एंड बायोडिग्रेडेबल। चॉक के लिए ना तो बहुत पैसे की जरूरत होती है, ना बहुत कोई स्पेशल केयर की जरूरत होती है। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, इसकी केयर बहुत ज्यादा है। आप ब्लैक बोर्ड या चॉक बोर्ड की बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा स्पेशल केयर की जरूरत नहीं होती है। अगला है चॉक कैन इजिली बी रिमूव्ड फ्रॉम क्लोथिंग मटेरियल, फ्रेम्स एक्सेट्रा एंड अदर क्लासरूम एलिमेंट। आप बहुत आसानी से ब्लैक बोर्ड को नीट रख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई खास चीज की इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती है। ये था आपका ब्लैक बोर्ड से संबंधित
तथ्य जो मैंने आपको बताया कि एक अच्छे शिक्षक को बनने के लिए श्याम पट का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेड अटेंशन।